Students, welcome you all on your own YouTube channel English by राकेश शेखावत पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप जानते ही हो कि वो एक बहुत फेमस अमेरिकन पोइट हैं एंड जितने भी वो पोएम्स लिखते हैं, जितने भी उनके वर्क्स हैं, वो डिपिक्ट करते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक पोइट हैं। तो लाइफ में जितनी भी, चाहे वो अच्छी चीज हो, सफरिंग्स हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, सोरोज हो, इन सारी चीजों को वो एज इट इज अपनी पोएम्स में लिखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि डस्ट ऑफ स्नो किस चीज के बारे में है, इसकी थीम क्या है और पोइट इसके थ्रू क्या कहना चाह रहा है, टेल मी वन थिंग। आप लोगों ने भी बहुत सारी ये बातें सुनी होंगी, बहुत बार ये सुना होगा कि अगर कैट कोई आपके सामने से चली जाए तो आप कहते हैं ना कि भाई रास्ता काट गई तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, या जो भी आप कोई काम करने जा रहे हो पूरा नहीं होगा, या फिर कोई छींक दे, या फिर इस तरह की कोई बैड ओमेंस, जैसे कि हम देखते हैं क्रो को, कौवे को लोग एक बैड ओमेन मानते हैं कि क्रो एक सिंबल है डेथ का या डार्कनेस का या ग्लूम का। तो ये सारी चीजें हम सोसाइटी के अंदर मानते हैं। इस पोएम में मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के थ्रू ये जो सारे हमने जो बातें अपने यहाँ बनाई हुई हैं, दीज आर ऑल द मीटिंग्स ऑफ माइंड, जो हमने बैड इमेजेस बनाई अपने माइंड में, इन सबको सेटर कर रहे हैं या सिर्फ इन सबको कह रहे हैं कि ये सब गलत है। अब कैसे, ये हम देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसके बाद हम इसकी डीपर मीनिंग समझेंगे। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मेक श्योर कि आप बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक करो ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो सबसे पहले आपकी जो बात आपको जो समझनी है वो इसका जो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे डस्ट का मतलब रेत या मिट्टी नहीं है, यहाँ पर डस्ट का मतलब है किसी चीज का गिरना, पावर होना। अब इसका मतलब आपको तब एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द वे ऑफ क्रो shook down on me dust of snow from the hemlock tree। अब यहाँ क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों ही एक सिंबल हैं ऑफ डेथ, ऑफ फियर, ग्लूम, जितने भी आप कह सकते हैं बुरी चीजों के बारे में। तो उन दोनों के लिए ये सिंबल्स हैं। क्रो को भी शुभ नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते हैं, बैड ओमेन मानते हैं, और सिमिलरली हेमलॉक ट्री को भी हम अशुभ नहीं मानते हैं। हेमलॉक ट्री उस तरह का पेड़ है एक जो काफी ज्यादा पॉइजनस होता है, और मैटर फैक्ट ये है कि इसके साथ कभी भी अगर हम कोई अच्छी चीज के बारे में बताना है, या कोई ब्यूटीफुल चीज के बारे में बताना है, हैप्पीनेस के बारे में बताना है, जॉय के बारे में बताना है, तो वो कभी भी हेमलॉक ट्री का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ये दोनों वर्ड्स हैं ये एक मूड सेट कर रहे हैं, सैडनेस का या ग्लूम का। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जिस तरीके से एक क्रो ने ही shook down me a dust of snow, उसने गलती से एक डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराई। अब कैसे, ये हमें नहीं पता, दिस इज नॉट मेंशन इन द पोएम कि उसने कैसे गिराई। अब हो सकता है कि वो कौवा जो मूवमेंट कर रहा है उससे गिर गई हो, या बेसिकली ये जो पेड़ था जिस पर वो क्रो बैठा हुआ है, हेमलॉक ट्री, वो बर्फ से ढका हुआ था, एंड जैसे ही वो क्रो उस पे बैठा होगा, जैसे उसकी विंग्स की मूवमेंट हुई होगी, तो वैसे ही वो थोड़ी सी स्नो जो थी उस पेड़ पर वो नीचे गिर गई होगी। तो लेकिन इस मूवमेंट के बारे में हमें नहीं पता, ये सब हम गैस कर सकते हैं कि या तो जो क्रो था वो उड़ने वाला होगा, ही वॉज गोइंग टू गेट फ्लाई, या फिर अपने विंग्स से मूवमेंट कर रहा होगा, उनको फ्लैप कर रहा होगा। इन ऐसी किसी वजह से जो उस पेड़ की पत्तियों पर जो बर्फ थी वो गिर गई फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री यानी जिस पेड़ पर वो कौवा बैठा हुआ था। तो फर्स्ट स्टैंजा ये था। सेकंड स्टैंजा में वो कहते हैं गिविंग माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम हार्ट ऑफ ए डे बाय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोइट कहते हैं कि जैसे ही मुझे या मेरे ऊपर वो बर्फ गिरी तो मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया। माय हार्ट हैव चेंज्ड, मेरा जो मूड था वो बदल गया है। अर्लियर हमें कैसे पता है यहाँ पे कि उनका मूड बदल गया, बिकॉज अर्लियर क्या था, उनका मूड जो था वो सैडनेस का था, ठीक है, और ग्लूमी था, डार्क था,
लेकिन ये सब चीजें हमें कैसे पता, बिकॉज उन्होंने कौन से मेटाफर यूज किया, एक तरह से हेमलॉक ट्री को यूज किया है, क्रो को यूज किया है, और ये दोनों ऐसी चीज हैं जो कभी हैप्पीनेस या जॉय इन सारी चीजों को कभी भी सिग्निफाई नहीं करेंगे। इसीलिए हमें पता है कि पहले पोइट का जो मूड था वो बिल्कुल खराब था, अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही जो बर्फ थी, जो स्नो थी पेड़ के ऊपर से उनके ऊपर गिरती है, उसके बाद ही उनका जो मूड है वो बदल जाता है, एंड इट चेंजेस। और कवि कहता है कि एक तरह से मेरा जो पूरा दिन था, जो एक तरह से वेस्ट हो चुका था, वो जो आगे बचा हुआ दिन था मेरा, वो बच गया वेस्ट होने से। सो मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया। मैंने इससे ये बात सीखी कि किस तरीके से ये जितने भी बैड ओमेंस हैं जिन्हें हम ह्यूमन बीइंग्स मानते हैं, अब अगर सपोज हमारे सामने से कोई कैट जा रही है, दैट मीन्स उस कैट को जाना है, उसको थोड़ी पता है कि हम मानते हैं कि ये बैड ओमेन है या इल ओमेन है। सेम उस क्रो के लिए है कि उस क्रो को थोड़ी पता है कि भाई ये हम ह्यूमंस बीइंग्स के दिमाग में क्रिएट की हुई स्टोरीज हैं जिन्हें हम बिलीव करते हैं। एंड पोइट नहीं बताना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि जिन चीजों को हम एक मैसेंजर मानते हैं वो ऑल द बैड थिंग्स जो हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ बैड न्यूज ही दें या हमारे लिए सिर्फ बैड ही हो। कि जैसे कि लिए उन्होंने कहा है कि एक तरीके से जो वो क्रो था ये उनके लिए एक सेवियर था, क्योंकि उनका जो बाकी का दिन था वो बच गया। बाकी का दिन उनका इसलिए बच गया कि ही हैड चेंज हिज हार्ट एंड माइंड, क्योंकि उस क्रो की वजह से अगर वो बर्फ उनके ऊपर नहीं गिरती तो शायद उनका जो मन था, शायद जो उनका मूड था वो नहीं बदलता। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो हमने ऑर्डिनरी सोसाइटी में बना रखे हैं कुछ तरह के सिंबल्स की ये इल ओमेन है, ये बैड ओमेन्स हैं, ये सब चीजों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर सेटर किया है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ बहुत ही छोटे छोटे इंस्टेंस हो जाते हैं, कुछ बहुत ही छोटे छोटे से इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हमारी लाइफ पर बहुत मेजर सिग्निफिकेंस छोड़ते हैं या उनका हमारी जिंदगी पर बहुत ही लार्जर इम्पैक्ट होता है। और इन्हीं छोटे छोटे इंस्टेंसेस में से उन्हें जो इंस्टेंस लगा था तो उसने इस पोएम में, अगर इस पोएम की हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि आयरनी है। आयरनी कैसे है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्रो को एक बैड ओमेन बताया था, जैसे कि एक मैसेंजर ऑफ डेथ होता है, लेकिन ये क्रो ही है जिसको इतना बुरा माना जाता था, लेकिन इसके गुड डीड की वजह से, चाहे उसकी मूवमेंट ऑफ विंग्स हो, चाहे कैसे भी, उसी मूवमेंट की वजह से पोइट ने जहाँ स्नो गिरी तो उसकी वजह से उनका जो मूड था वो बदल गया और उनका जो बाकी का दिन था वो वेस्ट होने से बच गया। सो दिस इज व्हाट द आयरनी इज, कि हम कभी कभी चीजों को हम बहुत अलग तरीके से लेकर चले जाते हैं, वो उनकी एसोसिएशंस करने लग जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्डिनरी हमारे जो ट्रेडिशंस हम कहते हैं, कल्चर जो हम कहते हैं, फोकलोज हम जो कहते हैं उनमें, लेकिन हमारी लाइफ में जो हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो शायद कभी कभी हमारे एक्सपीरियंस इन सारी एस्टेब्लिश थिंग्स से, इन ओपिनियन से डिफरेंट निकलते हैं। सो अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड है टू इट का मतलब होता है कोई चीज़ जो रिग्रेट में नहीं हो, कि यही लास्ट लाइन जो है डेट आई हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब रिग्रेट था उन्हें कि ये जो मेरा दिन है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है और शायद आगे भी अच्छा नहीं होगा। सो यहाँ पर रिग्रेट होता है इसका मीनिंग। सो ये तो थी इसकी लाइन बाय लाइन समरी जिसके थ्रू मैंने आपको इसकी थीम बताई। अब देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पोएटिक या लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज हुए हैं, फिर देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए, सबसे पहला जो हुआ है वो है एन्जार्टमेंट। ये होता है कि कोई भी सेंटेंस होता है जो कंटिन्यू हो रहा है इन 4 और 5 लाइन्स, मोर और 5 लाइन्स। जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट स्टैंजा हम देख सकते हैं कि द वे ऑफ रोड, यहाँ से शुरू हो रही एंडिंग हो रही है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, तो फिर से कंटिन्यू हो रहा है। सेकंड स्टैंजा का भी आप एग्जांपल देख सकते हो, हैज गिवन माय हार्ट, और फुल स्टॉप कहाँ पर आ रहा है, आई हैड रिग्रेट। तो बेसिकली अगर हम ये पूरी की पूरी जो हमारी पोइम है, जो एग्जामर का एग्जाम्पल है, यहाँ पर फुल स्टॉप और पंक्चुएशन हम कहाँ देखते हैं, सिर्फ एंड में। सेकंड आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि वो वर्ड्स जिनकी फर्स्ट अल्फाबेट जो होती है वो सिमिलर होती है, जो क्लोजली प्लेस्ड होती है। जैसे कि आप देखोगे इस पोइम में
जो आपका सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है, हैज गिवन माई हार्ट। अब एलिट्रेशन का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि हैज और हार्ट दोनों में एच आ रहा है, यानी कि इनके बीच में थोड़े ही वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज एलिट्रेशन। या तो वो सिमिलरली यूज हो या तो वो एक साथ यूज हो। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है, सेम साउंड, या फिर कुछ दूरी पर हो या फिर पास में हो, जैसे कि गिविंग माई इन, हैज गिवन माई हार्ट। जैसे कि नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब आप समझो, कॉन्सोनेंस होता है कि बेसिकली हमें पता है वोवल्स होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है, ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं, और रिमेनिंग जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जो कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वो हम बार बार जब सुनते हैं, जब वो रिपीट होती है, लास्ट लाइन देखिए, ऑफ ए डे आई हैड डू। सो तीनों में डी की आवाज आई है, डे की आवाज आई है, दिस इज व्हाट कॉन्सोनेंस इज। तो ये तो है आपकी पोएटिक डिवाइसेस। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? सो फर्स्ट स्टैंजा में आप देख सकते हैं जो आपकी फर्स्ट लाइन है और जो थर्ड लाइन है वो एक दूसरे के साथ सिंक कर रही है, द वे ऑफ प्रो एट द, सो ए बी एंड ए बी, इसलिए ए बी आपके फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई। और सेकंड स्टैंजा की भी सिमिलर ही है, क्योंकि आप देख सकते हो उसकी फर्स्ट लाइन जो है सेकंड स्टैंजा की उसी की थर्ड लाइन के साथ मैच कर रही है। जो ये राइमिंग जो हो रही है वो है ए बी सी डी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हम बात करते हैं इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो सैड है, डिसअपॉइंटेड है, तो इसी तरह से जो फर्स्ट स्टैंजा है इसी तरह से उसकी सेटिंग में इसलिए उसने वहां पर क्रो का यूज किया है। और पहले उन्होंने आर्ग्यूमेंट या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने इसको इस्टेब्लिश कर दिया है फैक्ट कि वहां पर क्रो है, हेमलॉक ट्री है, और लोग इसको बैड ओमेन के साथ लिंक करते हैं, इसीलिए उन्होंने इन दोनों वर्ड्स को यूज करके इस यहाँ पर एक सैड, डिसअपॉइंटेड, डार्क, ग्लूमी एटमॉस्फेयर यहाँ पर सेट किया है। एंड नेक्स्ट जो स्टैंजा है वहां पर ये शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट क्या हो रहा है? शिफ्ट क्या है? यहाँ पे जो पोइट है उनका मूड चेंज हो रहा है। सो जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आ सकता है वो क्या है कि जो पोइट है उनका मूड कैसे चेंज हुआ, या व्हाट मेक द पोइट्स मूड चेंज। तो उनका बाकी का सारा दिन वेस्ट नहीं जाएगा, ये पोइट को कैसे लगा, या आपको कैसे पता कि जो पोइट था उसका मूड जो था वो सही नहीं था। सो कैसा था उसका मूड पहले और बाद में कैसा हो गया। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम। सेकंड जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दैट इज कि ये जो क्रो एंड हेमलॉक ट्री है ये क्यों यूज किए गए। सो यू कैन डिस्क्राइब दैट बिकॉज यहाँ पर ही वांट टू शो दैट कि ये सारी चीजें जो है बैड ओमेन माना जाता है, एंड दैट इज वाई उन्होंने इन दोनों को यहाँ पर यूज किया है। लेकिन अब यहाँ पर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इस पोएम के थ्रू और इन वर्ड्स के थ्रू पोइट क्या शो करना चाहता है। ही वांट टू शो कि कभी कभी छोटे छोटे इंस्टेंस भी हमारी लाइफ में बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं या बड़ा इम्पैक्ट देकर जा सकते हैं। एंड ये जो चीज़ें हम सोचते हैं ये सिर्फ हमारी मेकिंग्स ऑफ माइंड है, ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे दिमाग में है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के होने से अच्छी चीज़ हो सकती, काम अच्छा होगा, या किसी चीज़ को देखने से काम बुरा होगा। तो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में मैंने आपको डच ऑप्शनों की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया, उसकी थीम बताई, ऑथर के बारे में बताया, लिटरेरी डिवाइसेस के साथ साथ क्वेश्चंस भी बताए। ये सारी चीज़ें आपको नीचे लिंक में भी मिल जाएंगी जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एंड मेक श्योर आप बेल आइकॉन को डेफिनेटली क्लिक करें ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहे। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसेस, कीप लर्निंग। थैंक यू।